हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं हॉरर टेल्स विद आमिर। आज की जो कहानी है ये मैंने खुद लिखी है आप लोगों के लिए। ज़रा सोचिए, एक वायरस जो फैल जाए पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दे। एक ऐसा वायरस जो इंसानियत को बिल्कुल ख़त्म कर दे और हैवानियत को इस दुनिया पे काबिज़ कर दे। आज की जो स्टोरी है वो होने वाली है एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के ऊपर। दुनिया में ये वायरस पूरी तरीके से फैल जाता है। पहले तो कुछ लोग बीमार पड़ते हैं, उनको बुखार आता है, अजीब हरकतें होने लगती हैं और फिर धीरे धीरे लोग बदलने लगते हैं। एक ऐसा वायरस जो इंसानियत को निगल जाता है। देखते ही देखते पूरी दुनिया ज़ॉम्बियों से भर जाती है। बस पीछे रह जाते हैं तो कुछ गिने चुने लोग जो ख़ुद को इस वायरस से बचा के, उन हैवानों से बचा के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज की स्टोरी इसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रघु है और मैं कोलकाता की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाला एक आम आदमी हूँ। मेरी ज़िंदगी आम थी। सुबह उठ के ऑफ़िस जाना और ऑफ़िस से थक कर शाम को अपने घर आना, अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के और कुछ कर दिखाने के सपने देखना। मेरे परिवार में मेरी बीबी नैना, मेरा बड़ा बेटा कबीर और छोटा बेटा संभव, हम साथ में ही एक अपार्टमेंट में रहा करते थे। यही मेरी छोटी सी दुनिया थी। हमारे पास पैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, पर मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और खुशी खुशी उस अपार्टमेंट में रहा करते थे। पर एक दिन अचानक से सब कुछ बदल गया। ज़िंदगी जैसे पूरी उलट सी गई। सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब एक दिल दहला देने वाली न्यूज़ पूरे ब्रॉडकास्ट पे सब जगह पर फैल गई। एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सारे टीवी चैनल्स पे, रेडियोस पे हर तरफ आने लगा और वो बस इतना ही कह रहे थे, एक अलग ही तरीके का वायरस है जो लोगों में फैल रहा है बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से लोग अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। इंडिया भर में और पूरी दुनिया भर में इसके बेशुमार केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और 3 से 4 दिन के ही अंदर लोग बिल्कुल बदल से जा रहे हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये न्यूज़ सुनने के बाद मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर। हमको लगा कि जैसे कोविड था या इस तरीके के और भी कई सारे वायरसेस फैल चुके हैं, तो शायद ये भी इसी तरीके से होगा। गवर्नमेंट ने तुरंत ही पूरे इंडिया भर में लॉकडाउन लगा दिया और यही हाल पूरी दुनिया का था। हर जगह, हर कंट्री, पूरी दुनिया जैसे लॉकडाउन में थी और उसके अगले 2 दिनों में ही सड़कों पर लाशें ही लाशें दिखने लगी। मैंने जब अपने अपार्टमेंट की खिड़कियों से झांका तो देखा रोड पे जैसे लोग मरे पड़े हैं और एक दूसरे को उठ के काटने की कोशिश कर रहे हैं। चीख पुकार पूरे में मची हुई थी। अब तो मुझे अपने अपार्टमेंट के बाहर भी जैसे चीख पुकार की एक एहसास होने लगा था और जैसे भारी कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी, जैसे लोग दौड़ रहे थे और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर नैना बहुत ही ज़्यादा गंभीर और एक परेशानी भरे चेहरे के साथ मेरे पास आके बोलने लगी, रघु, हमें कुछ करना होगा। ये वायरस कुछ अलग ही सा लगता है। क्या इंसान आदमखोर बन रहे हैं? क्या वो एक दूसरे को काट रहे हैं और काटने की वजह से वो फिर से ज़िंदा हो रहे हैं? ये सारी बातें नैना मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान था और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मेरा खुद पे भी कंट्रोल नहीं रह गया था। मैंने नैना से कहा, तू परेशान मत हो नैना, हम अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। बस फिर क्या था, हमने तुरंत ही अपने घर को सिक्योर करना स्टार्ट कर दिया। अपने दरवाज़ों पे सोफ़े लगा दिए, खिड़कियों पे लकड़ियाँ बांधी, जो भी सारी चीज़ें थी उससे हमने अपनी खिड़कियों को बंद किया, दरवाज़ों को बंद किया और उस घर को, उस अपार्टमेंट को हमने सिक्योर करने की पूरी कोशिश कर डाली। हमारे उस अपार्टमेंट के जस्ट नीचे ही एक ग्रॉसरी स्टोर था, जहाँ पे जाकर मैंने जब देखा तो मंज़र बिल्कुल अलग था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम उस अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकले थे और अब वहाँ पर जाने पर पूरे में जैसे खून फैला हुआ था और कोई भी दिख नहीं रहा था।
जैसे लग रहा था वहाँ पर किसी ने बहुत भयानक तरह से अटैक किया हो और वो अटैक शायद उन्हीं आदमखोरों ने किया हो। मैंने जल्दी जल्दी ज़रूरत का जितना भी सामान था सब भर के जल्दी से अपार्टमेंट की तरफ मैं ऊपर चढ़ने लगा। तभी मुझे जैसे अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने अपार्टमेंट के अंदर आ गया। मेरा अपार्टमेंट सेकंड फ्लोर पे था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ी। और उस अपार्टमेंट के अंदर वो पूरा जो फ्लैट था उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे भी नहीं। मुश्किल से उस 12-15 फ्लोर के फ्लैट में 3 से 4 ही घर थे जिनमें लोग रहते थे। अब मैंने अपने दरवाज़े को फिर से वैसे ही बंद किया और सारी चीज़ें सिक्योर की। खाने पीने का सामान सब हमने स्टोर कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अभी ये वायरस या ये बीमारी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं, क्योंकि बाकी वायरसेस में तो इस तरीके का कोई हाहाकार नहीं मचता। इसमें तो जो बीमार हो रहा है वो उल्टा ही लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। और फिर एक न्यूज़ हमने देखी जिसमें गवर्नमेंट ने इसको एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का नाम दिया। ये अब एक नॉर्मल वायरस नहीं रह गया था, बल्कि एक जानलेवा घातक ज़ॉम्बी वायरस था जो इस इंसानियत को, इस दुनिया को तबाह करने आया था। हमसे क्या गलती हुई थी? इंसानियत ने ऐसा क्या किया था जो ऊपर वाले ने इतनी बड़ी सज़ा इंसानियत को दे दी थी? ये सोच सोच के हम लोगों का दिल अंदर से हर पल हर वक्त दहलता था। रातों में हम सो नहीं पाते थे, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट के बाहर हमेशा ही किसी न किसी के चलने की आवाज़ें आती थी। हम बिल्कुल खामोश होकर और चुप होकर उस अपार्टमेंट में अपनी ज़िंदगी को आगे गुजार रहे थे। धीरे धीरे हमारा राशन भी ख़त्म होने लगा और अब खाने की कमी होने लगी। खिड़की से जब मैं बाहर झांकता तो बाहर का मंज़र देख के मेरा दिल दहल उठता था, क्योंकि अब उस जगह पे जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ करीब करीब जैसे एक इंसान का कोई नामो निशान ना हो, जैसे लोग बचे ही ना हो। और अगर कोई बचा भी होगा तो वो शायद अपने घरों में, अपने अपार्टमेंट्स में लॉक्ड होगा। सड़कें जैसे खून से भरी हुई थीं और लाशें जैसे सड़ रही थीं। वो बदबू हमें अपने अपार्टमेंट के अंदर भी महसूस हो रही थी। मैंने नैना से कहा, नैना अब हमको कुछ ना कुछ करना होगा। इस जगह पर रहना अब उतना आसान नहीं रह गया, क्योंकि नीचे जाना भी अब खतरे से खाली नहीं है। मैं समझ चुका था कि वो जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो पूरे एरिया में, हमारे अपार्टमेंट में हर जगह फैले हुए हैं और उनसे बचने का कुछ ना कुछ उपाय होगा ज़रूर। तभी मेरे दिमाग में आया शायद जंगल, क्योंकि ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं ये इंसानों को ही अपना शिकार बना रहे थे। तो हो सकता है जंगलों में, क्योंकि इंसान नहीं रहते, सन्नाटा होता है, तो हो सकता है वहाँ पर ये ज़ॉम्बीज़ अब तक ना पहुँचे हों। बस यही सोच के मैंने नैना से तुरंत कहा, नैना हमें तुरंत ही तैयारी करनी होगी और इस जगह से निकल कर हमको किसी सुनसान जगह पे जाना होगा, जहाँ पे इंसानियत ना हो, जहाँ पे लोग ना हो। हम मिलकर कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेंगे और अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नैना ये सुनने के बाद रोने लगी। वो अपने इस अपार्टमेंट को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस जगह से हमारे बहुत सारे सपने जुड़े हुए थे। हमारा बेटा कबीर, हमारा छोटा बेटा संभव, इन सब की पैदाइश भी इसी अपार्टमेंट में हुई थी। तो बहुत सारी यादें थी जो इस अपार्टमेंट से जुड़ चुकी थी। लेकिन हालात ने हमें इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया था कि अब हमारे इस आशियाने को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। हमने 1-2 दिन के अंदर अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी और एक रात अचानक से ही जैसे हमारे अपार्टमेंट का दरवाज़ा कई सारे लोग मिल के पीट रहे हों। उन्होंने बहुत कोशिश करी, पर सोफ़े और अलमारी लगाने की वजह से वो दरवाज़े को तोड़ नहीं पाए, लेकिन अंदर आने की पूरी कोशिश करी। खिड़कियों में जहाँ जहाँ भी गैप थे वहाँ से वो सड़े गले हाथ जैसे अंदर आके हम लोगों को नोच लेना चाहते थे। हमारे दोनों बेटे, जो बड़ा बेटा कबीर था वो तो थोड़ा समझदार था, लेकिन छोटा बेटा संभव, ये अभी 8 साल का ही था, ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा और रोने लगा। नैना ने जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रखा और उसको चुप कराने की कोशिश करी। और वो रात हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भयानक थी। पूरी कोशिश करने के बाद, हर तरह से लाइट्स बंद कर दी, सब कुछ करने के बाद काफ़ी देर बाद वो आवाज़ें जैसे बंद हुई
और वो ज़ॉम्बीज़ हमारे उस अपार्टमेंट से शायद कहीं और चले गए। मैंने तुरंत नैना से कहा कि सुबह होते ही हर कीमत पे हमें बच के और इनकी नज़र से ख़ुद को बचा के यहाँ से निकलना होगा। सब एग्री थे, नैना एग्री थी, मेरा बड़ा बेटा कबीर भी एग्री था, और जो कि बहुत ही छोटा था अभी, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। वो सिर्फ मुझसे यही पूछता था कि पापा ये लोग हम लोग को मारना क्यों चाहते हैं और ये कौन लोग हैं। तो मैंने उससे बस यही कहा, बेटा ये लोग बीमार हैं और उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। पर मैं जानता था वो बीमार नहीं, वो मुर्दा हैं, वो मर चुके हैं जो फिर से ज़िंदा होके वापस आ गए हैं। अगला दिन आता है, मैं पूरी तैयारी में था और मेरी एसयूवी नीचे खड़ी हुई थी। पहले मैंने नैना से कहा कि सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठा कर दो, और मैं धीरे धीरे करके एक एक करके सारा सामान उन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए अपनी कार में ले जाके रखना शुरू कर दिया मैंने, और धीरे धीरे करके सारा सामान मैंने उस कार में रख दिया। फिर मैं अपने सबसे छोटे बेटे संभव और अपने बड़े बेटे कबीर को लेके धीरे धीरे वहाँ से उतरा और उन दोनों को कार में बैठा के कार को लॉक कर दिया, और उनसे मैंने बोल दिया कि बिल्कुल भी मत बोलना, खामोश रहना। इसके बाद मैं ऊपर गया और नैना को लेके मैं नीचे उतर रहा था। तभी वो जो ग्रॉसरी स्टोर था हमारे अपार्टमेंट से जस्ट नीचे ही बना हुआ, उसके अंदर से 3-4 ज़ॉम्बीज़ ने हमें देख लिया और हमारा वो पीछा करने लगे, क्योंकि उनके अंदर उतनी स्पीड नहीं थी जितनी एक आम इंसान की होती है। वो उसकी आधी स्पीड से ही दौड़ पा रहे थे। तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा, हम तुरंत भाग के अपनी कार में बैठ गए और मैंने कार को रिवर्स करके तुरंत ही मोड़ दिया और लेके उस शहर से बाहर निकल गया। रास्ते भर में हमें कई सारे खौफनाक और दहला देने वाले हादसे दिखे, मंजर दिखे, जैसे कहीं पे लोग रोड पे पड़े हैं और ज़ॉम्बीज़ उनको खा रहे हैं। कभी ज़ॉम्बीज़ हमारी कार के सामने आ जाते, मैंने एक बार भी कार को रोका नहीं बल्कि उनको उड़ाते हुए आगे निकल गया। रात तक हम एक सुनसान जंगल के पास पहुंच गए थे। शायद ये सुंदरबन का एरिया था या कोई और जगह, मुझे सही से नहीं पता, पर हम उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पे मुझे लगता था कि शायद ये ज़ॉम्बीज़ ना हो। जंगल बहुत ही ज़्यादा सुनसान था, पर जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने अपनी फैमिली को समझाया, मैंने कहा नैना हमें इस रात को जंगल में ही इस कार के अंदर गुजारना होगा और ख़ामोशी से चुपचाप बस आराम करना होगा। वो पूरी रात हमने उस जंगल में ही गुजारी और ख़ामोशी से पूरी तरफ नज़र रखी। एक चीज़ जो मैंने उस रात गौर करी, जंगल के अंदर हम थे, जंगली जानवरों की आवाज़ें थीं, पर साथ साथ जैसे किसी के कदमों की आवाज़ें भी थीं। मैं समझ गया कि इस जगह भी ज़ॉम्बीज़ मौजूद हैं, भले ही शहरों की तरह नहीं, शहर में जितनी भीड़ है उतना नहीं, पर कुछ तादाद में तो जंगल में भी ज़ॉम्बीज़ मौजूद हैं। और यहाँ पे रहना और यहाँ पे अपना आशियाना बनाना ये सेफ़ नहीं होगा। हमने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते एक जगह आई जब हम समुंदर के किनारे पहुँच गए और सामने ही हमें एक टापू दिखा। उस टापू पे जैसे, अब क्योंकि रात का वक्त था, उस टापू पर मुझे जैसे हल्की हल्की रोशनी दिखी, जैसे कोई चिराग जल रहा हो या मशालें जल रही हों। ये देखने के बाद मैंने नैना से कहा, नैना मुझे लगता है वहाँ पे अभी भी कुछ लोग ज़िंदा हैं जो साइलेंट पे उन ज़ॉम्बीज़ से बच के रह रहे हैं, तो हमें कैसे भी करके उस जगह तक पहुँचना होगा। रात भर मैंने अपनी कार को उस आइलैंड के साइड पे करके और काफ़ी बार डिपर मारे, जिसके बाद हमें भी जैसे कुछ मशालें लहरती हुई वहाँ से नज़र आईं, जैसे उन्होंने हमें देख लिया हो या वो समझ गए हो कि हमें मदद की ज़रूरत है। रात में 3-3:30 बजे करीब एक बोट आई जिस पे 2 से 4 लोग सवार थे, उनके हाथ में गन्स थीं और वो मिलिट्री के कुछ लोग लग रहे थे जैसे। उन्होंने जल्दी से उतर के हमारी कार पे आए और हमारे सारे सामान को वहाँ से उठाया और फिर हमको अच्छे से उन्होंने चेक किया, हमारा हाथ, हमारी गर्दन और सारी चीज़ें चेक करी कि कहीं हमें भी तो वायरस का इन्फेक्शन नहीं है या उन ज़ॉम्बीज़ ने हमें तो नहीं काट लिया। सारी चीज़ों को ओके करने के बाद और सेटिस्फाई होने के बाद उन्होंने हमको अपनी बोट पे बैठाया और वापस उस आइलैंड पे ले गए। वहाँ पे करीब 12 से 15 फैमिलीज़ रह रही थी और पूरे आइलैंड को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ था, जिसमें एंटर होने के सिर्फ 2 ही दरवाजे थे।
एक पीछे का जिससे लोग जा सकते थे और एक आगे का जिससे हम लोग उस दिन वहाँ पे पहुँचे थे। उस जगह पर पहुँचने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दिली सुकून हासिल हुआ। जैसे मुझे लगा कि अब शायद हम बच जाएंगे, भले ही इस पूरी ज़िंदगी को हो सकता है इस आइलैंड पे ही गुजारना पड़े, पर हम जिंदा तो हैं, एक साथ तो हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए। और हम साथ में उस जगह पर रहने लगे। वहाँ पर एक बूढ़े शख्स थे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, और जब पता चला कि वो एक आर्मी पर्सनल हैं, एक एक्स आर्मी पर्सनल हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ आ तो गए हो, और अगर तुमको यहाँ पर रहना है तो इस जगह पे जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस दुनिया में ज़िंदगी जीने की कीमत बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई है, और शायद इस तरीके के कुछ बहुत ही कम आइलैंड्स होंगे पूरी दुनिया भर में जहाँ पर लोग आज भी ज़िंदा होंगे। तो हमें बहुत अच्छे से सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर मुझे अपने हिस्से का काम मिल गया। मैं रात में उस जगह पर उस आइलैंड पे पहरेदारी करता था। नैना वहाँ पे रहने वाली बाकी लेडीज़ जो थीं उनके साथ खाना बनाने में हाथ बटाती थी, और मेरा बेटा कबीर वो भी थोड़े मोड़े छोटे मोटे काम में जैसे पानी लाना और इस तरीके की चीज़ों में हाथ बटाने लगा। और हम अब उस जगह पर सुकून से रहने लग गए थे। एक दिन मेरा बेटा कबीर, जो कि वहाँ पर पानी भरने का काम करता था, कभी वो मछली भी पकड़ने जाता था समुंदर में साथ में। एक दिन वो मछली पकड़ने जाता है कुछ उसी आइलैंड पे रहने वाले 3-4 लड़कों के साथ और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी। उनके पास गन्स भी होती हैं, और कबीर उनके साथ फ़िशिंग के लिए जाता है। जैसे ही वो समुद्र के किनारे पे उस आइलैंड पे बैठता है और अपनी स्टिक्स को, रॉड को, फ़िशिंग रॉड को पानी में डालता है, तभी अचानक से ही पानी के अंदर से एक ज़ॉम्बी निकलता है और कबीर के हाथ पे बहुत ज़ोर से काट लेता है। ये देख के कबीर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, और वो जो सिक्योरिटी थी, वो जो आर्मी के कुछ बंदे थे जो साथ गए थे, वो तुरंत उस ज़ॉम्बी को उसके हेड पे शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उस पानी के अंदर तैरता हुआ जैसे डूब जाता है। पर कबीर बहुत बड़ी मुश्किल में और मुसीबत में फंस चुका था। कबीर वापस आइलैंड पे आता है जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं, और उसके हाथ पे ये चोट देखकर मैं पूछता हूँ, बेटा ये किसने काट लिया, ये किससे लड़ाई हो गई तुम्हारी? तो कहता है नहीं पापा कुछ नहीं। तभी वो आर्मी पर्सनल आता है और वो मुझसे कहता है इसको ज़ॉम्बी ने काटा है, अब ये भी इन्फेक्टेड हो गया है और इसको मारना होगा। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट था, और मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ ये सोच के मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। नैना बहुत ज़ोर से चीख के रोने लगी। कबीर बहुत हिम्मती था, उसने कहा पापा परेशान मत हो, अगर मैं ज़ॉम्बी बन जाऊँ तो मुझे सिर पे गोली मार देना। ये सुन के मैंने उसको अपने गले से लगा लिया और मैं बहुत रोने लगा। मेरे जज्बात जैसे फूट रहे थे और मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब इस वायरस को कबीर की बॉडी में फैलने से कोई भी नहीं रोक सकता था। धीरे धीरे 2 से 4 दिन के अंदर कबीर का बर्ताव बदलने लगा। अब धीरे धीरे कबीर बीमार पड़ने लगा। 2 से 4 दिन के अंदर वो पूरा बदल गया। हमने कबीर को चेन से बांध के रखा हुआ था ताकि वो किसी पे हमला ना कर सके। तभी वो बुज़ुर्ग आर्मी पर्सनल आए और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे बेटे के लिए, लेकिन यही ज़िंदगी की सच्चाई है। आज तक यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, किसी न किसी ने अपने को और बहुत करीबी को खोया ज़रूर है, और आज ये बलिदान देने का वक्त तुम्हारा है बेटा। तुम चाहो तो अपने इस बेटे को खुद से ही शूट कर सकते हो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कबीर को अपने हाथों से शूट कर सकूं, और मैं रोता हुआ उस आइलैंड के बिल्कुल एक कोने पे जाके चला गया। नैना बेहोश हो चुकी थी क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब होने क्या वाला है। मेरा सबसे छोटा बेटा संभव चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि भैया को कुछ मत करो, भैया को मत मारो, लेकिन उसको भी चुपचाप बहला के उस जगह पे लोगों ने उस जगह से दूर ले गए। और फिर मेरे कानों में एक गन शॉट की आवाज़ आई। कबीर अब इस दुनिया में मौजूद नहीं था। आज कई साल बीत गए हैं,
उस आइलैंड पर हमने एक नई इंसानियत को जीवित किया। फिशिंग, खेती, सुरक्षा, मिलकर जीना, ये सब कुछ हमने वहाँ पर रहकर सीखा। लेकिन जब रात होती है, चाँद निकलता है और समुंदर की लहरें हमारे इस टापू से टकराती हैं, तो मुझे कबीर की बहुत ज़्यादा याद आती है और मैं ख़ुद को कोसता हूँ कि काश उस दिन फ़िशिंग के लिए मैं भी कबीर के साथ गया हुआ होता, तो शायद मैं उसको बचा लेता और शायद आज भी वो हमारे साथ इस आइलैंड पर ज़िंदगी गुजार रहा होता। ज़िंदगी चलती रहती है, पर कुछ गहरे ज़ख्म, कुछ दर्द जो इंसान के दिल में और दिमाग में बस जाते हैं, वो उसका पीछा पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं। हम जिंदा ज़रूर हैं, पर हर पल मौत को याद कर कर जीते हैं। अगर कल वायरस फैल जाए, पूरी दुनिया ज़ॉम्बी बन जाए, मौत ही मौत हर वक्त हर तरफ हो, लेकिन तब भी कुछ लोग अपने परिवार के लिए लड़ते हैं और उनको बचाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं और बहुत सारे घाव अपने दिलों में लेकर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। आप सोचिए, अगर ये सच में हो जाए और एक ज़ॉम्बी वायरस कल को फैल जाए, तो आप अपने परिवार को कैसे बचाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये स्टोरी कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरीज़ के लिए। मेरा नाम है आमिर, आप देख रहे थे हॉरर टेल्स विद आमिर। मिलते हैं अगली वीडियो में।